वृद्धि संधि और पररूप संधि। This call is now being recorded. इस तरह से हमने 5 संधियों को समझा। यण, अयवायाव, गुण, वृद्धि और पररूप। अब हम दीर्घ संधि की ओर जा रहे हैं। और दीर्घ संधि महोदय ध्वनि न श्रूयते। महोदय ध्वनि न श्रूयते। ध्वनिर्न श्रूयते महोदय। आप अनम्यूट, आप अपना माइक जो है अनम्यूट करिए और वीडियो भी म्यूट कर, वीडियो भी हटा दीजिए और उसको भी, माइक को भी म्यूट कर दीजिए। फिर ध्वनि अच्छी तरह से सुनाई पड़ेगी। ध्वनि सुनाई दे रही है? कुछ बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। जी अत्र तो आया थी ध्वनि। और अभी आप नहीं, सब जगह आवाज आ रही है, आपके पास आवाज नहीं आ रही है। अधुना आयाति, अधुना आयाति, अधुना आयाति। हाँ, साधु साधु साधु। अब आप सभी लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए और वीडियो भी ऑफ कर दीजिए और शांति से सुनिए। अब क्लास प्रारंभ करते हैं। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि अच्छ-संधि में 5 संधियों का निरूपण हो चुका है। एक तो यण संधि, एक अयवायाव संधि, एक गुण संधि, वृद्धि संधि और पररूप संधि। अब हम सवर्ण दीर्घ संधि हम प्रारंभ करेंगे। ये 6वीं दीर्घ संधि है और 7वीं पूर्ण रूप संधि है। इस तरह से कुल इसमें अच्छ-संधियों में कुल 7 संधियों का वर्णन किया गया है। तो 7 में से 5 संधियां हम समझ चुके हैं और 6वीं दीर्घ संधि अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो 2 ही संधियां हैं, एक आदेश संधि और एक एकादेश संधि। इस तरह से हम वर्गीकरण करते रहते हैं संधियों में। तो एकादेश संधियों में यह दीर्घ संधि भी एकादेश संधि है। इसको अब हम प्रारंभ करते हैं और सूत्र है अकसवर्णे दीर्घः। अकसवर्णे दीर्घ सूत्र जो है यह दीर्घ संधि करेगा। अकसवर्णे दीर्घ सूत्र में 3 पद हैं। अक इति पंचम्यन्तम एकम पदम, सवर्णे इति द्वितीयं पदम सप्तम्यक वचनान्तम, दीर्घ इति प्रथमैक वचनान्तम तृतीयं पदम। आहत्य सूत्रेस्मिन् पदत्रयं दृश्यते। अत्र सूत्रेस्मिन् इगोणचित् सूत्रात् अचि सप्तम्यन्तं पदम् अनुवर्तते। एकः पूर्वपरयो इत्यस्य अधिकारः वर्तते। अतः अस्य सूत्रस्य अर्थः निश्चरति। ग्रंथकारः वृत्तौ लिखति अर्थम् अकः सवर्णे अचि परे दीर्घ एकादेशः स्यात्। अकः सवर्णे अचि परे अक से सवर्ण अच पर में हो तो दीर्घ एकादेश होता है। उदाहरण है इसका दैत्य अग्रे अरिहि। अक से यहां सवर्ण अच पर में है। दैत्य में जो अ है वह अक है और अरि का जो अ है वह अच है। वह अक से अच पर में हो तो सवर्ण अच पर में हो तो सवर्ण अच पर में भी है। अतः पूर्व पर के स्थान पर दोनों अक के स्थान, अक और अच, पूर्व में अक और बाद में अच, इन दोनों अक और अच के वर्णों के स्थान पर अ और अ के स्थान पर दीर्घ जो है आ आदेश हो गया और हमारा रूप बनके तैयार हो गया, संधि होकर के दैत्यारि ही। दूसरा प्रयोग है श्रीशा। श्रीशा में भी दीर्घ ई है और ईशा में भी दीर्घ ई है। तो यहाँ अक और अच से मतलब है, अक और अच दोनों हैं, दीर्घ हैं तो क्या है, तो पर्जन्य
लक्षण प्रवृत्ति ही। आप ये कह सकते हैं दीर्घ को दीर्घ करने का क्या मतलब है। सूत्र की जो प्रवृत्ति होती है वो पर्जन्यवत होती है, अतः उन दोनों दीर्घों के स्थान पर दीर्घ ईकार आदेश होकर के और हम यहाँ श्रीषा बना लेते हैं। पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि जब बादल से पर्जन्य माने बादल, बादल जब बरसता है, मेघ जब बरसता है तो वह सूखा हो अथवा तालाब हो, वो ये नहीं देखता है कि यहाँ सूखा है, यहाँ पर मेरी जरूरत है, तालाब में तो पानी पहले से ही भरा हुआ है, यहाँ क्या जरूरत है। वो तो समान रूप से बरसता है। तो इसी प्रकार सूत्र जो है, लक्षण जो है, पर्जन्यवत प्रवृत्त होता है। पर्जन्य माने मेघ, तो मेघ जो है समान रूप से अपनी वर्षा करता है। उसी तरह से यदि निमित्त और उसकी शर्त जो सूत्र का अर्थ है वो बैठता है तो वहां दीर्घ पर भी दीर्घ कर देगा, दोनों दीर्घों को मिलाकर के एक दीर्घ आदेश करके श्रीषा प्रयोग बना देगा। यहाँ सब जगह आप समास कर लेना, और ये समास है, समास में संधि नित्य होती है। दैत्यानाम अरि दैत्यारि, श्रिया ईशः श्रीशः, और विष्णु उदयः विष्णुदयः, विष्णु अग्रे उदयः, यहाँ पर भी दीर्घ हो गया, अक से सवर्ण अच पर में मिल गया। विष्णु का जो उ है वो अक है और उदय का जो उ है वो अच है, और अक से सवर्ण अच पर में है तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है। अब तीनों के बाद प्रश्न करते हैं मूल में ग्रंथ का, ग्रंथ को भी हमें देखना है। ग्रंथ में लिखा है अचिकिम। देखिए इन्होंने रिकार का उदाहरण नहीं दिया और बीच में ही प्रश्न कर दिया। यहाँ पर पूछा है भाई रिकार का उदाहरण न देकर के आपने प्रश्न कैसे कर दिया, पहले पूरे सभी अकों का उदाहरण देना चाहिए। तो रिकार के बारे में विशेष चर्चा है, अतः उसको न ला करके अ ई उ तीनों अकों का उच्चारण करने के बाद, तीनों अकों का उदाहरण देने के बाद अब प्रश्न करते हैं अचिकिम। तो कहा कुमारी शेते, यदि अच ग्रहण नहीं करोगे, अच की अनुवृत्ति यहाँ पर नहीं आएगी कोणिची सूत्र से, तो कुमारी शेते में भी सवर्ण दीर्घ होने लगेगा। अक से सवर्ण परे रहते इतना ही अर्थ रह जाएगा, अच पद की तो आप अनुवृत्ति लाए नहीं, तो इस सूत्र का अर्थ क्या रहेगा, अक से सवर्ण पक्ष में, अक से सवर्ण पर में हो, अक से सवर्ण पर में कोई भी हो, चाहे वह अच हो चाहे हल हो। तो यहाँ पर कुमारी अग्रे शेते, कुमारी में जो ई है वो है तालु स्थान वाला है, और शेते में जो शकार है वह भी तालु स्थान वाला है। और प्रयत्न की चर्चा करें तो सिद्धांत कौमुदी 4 प्रयत्न मानती है। सिद्धांत कौमुदी में ग्रंथकार ने 4 ही आभ्यंतर प्रयत्न माने हैं। तो ई का भी विपरीत प्रयत्न है और ताला में शकार है उसका भी विपरीत प्रयत्न है। अतः यहाँ पर स्थान और प्रयत्न एक होने के कारण अक से सवर्ण पर में मिल गया। सवर्ण में चाहे हल हो चाहे अच हो, अच परे होगा तो भी दीर्घ होने लगेगा, अच परे नहीं होगा हल पर में होगा तो भी दीर्घ होने लगेगा, क्योंकि आपने इस सूत्र में अच पद की तो अच को यदि हटा देते हैं तो हल परे रहते भी यहाँ दीर्घ होने लगेगा। यहाँ दीर्घ, अब देखिए ये यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी और लघु कौमुदी का स्तर यही है। लघु कौमुदी ने 5 प्रकार के प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न माने सवर्ण संज्ञा में। सिद्धांत कौमुदी में 4 ही प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न माने हैं, और सीधा यहाँ पर कुमारी शेते में सवर्ण संज्ञा मान करके उसी प्रकार से यहाँ पर प्रत्युदाहरण भी दिया जा रहा है। प्रत्युदाहरण की चर्चा लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं आती, क्योंकि उसका स्तर उतना व्यापक नहीं है। तो
वहां तो ईसत स्पृष्ट अलग से प्रयत्न मान लिया जाता है, सवर्ण संज्ञा ही नहीं होगी, तो अचिकिम का प्रश्न ही नहीं उठता है। और अचिकिम करके प्रत्युदाहरण भी देना होगा तो इस प्रकार का प्रत्युदाहरण नहीं दे सकते। ये जो समझदार विद्यार्थी होते हैं, जो ग्रंथ को वास्तव में समझ करके चलना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये कहा है। और ग्रंथ लगाने की स्थिति है तो ग्रंथ तो लग ही रहा है। तो आभ्यंतर प्रयत्न और स्थान एक होने के कारण, अक से सवर्ण पर में मिल जाने के कारण कुमारी सेते में दीर्घ होने लगेगा। आप कहेंगे कि कुमारी में तो ई पहले से ही दीर्घ है, दीर्घ होने लगेगा तो क्या होगा? तो कहा कि दीर्घ जो हो रहा है वह एकादेश होगा, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान में हो जाएगा, तो सेते का जो शकार है वह गायब हो जाएगा। सकार गायब होते ही, दीर्घ होते ही क्या स्थिति बनेगी? सेते की जगह पर एते हो जाएगा, कुमारी एते, और फिर वहां पर देखो एणची सूत्र आ जाएगा, और कोणिची होकर के कुमार यशेते, कुमार कुमारियेते, कुमारियेते प्रयोग बनने लगेगा। इसलिए इस प्रकार की कुमारियेते प्रयोग न बने, इसलिए यहां पर आकाशवाणी दीर्घ सूत्र में एकोणची सूत्र से अचपद की निवृत्ति लाना बहुत जरूरी है। कुमारी शेते। अब यहां पर पंक्ति देखिए, कहा कि नाध्यनाविति सावर्ण निषेधस्तु न दीर्घ शकार हो। मूल में सिद्धांत कौमुदी में पंक्ति लिख रहे हैं कि सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, अच ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं क्यों? अक्षय सवर्ण पर मिल जाएगा, क्या नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सवर्ण संज्ञा क्यों नहीं होगी? तो पंक्ति लिखते हैं ग्रंथकार, इसी पंक्ति को समझना है कि नाध्यनामिति सावर्ण निषेधस्तु न दीर्घ शकार हो। अच और भले ही स्थान एक हो, प्रयत्न एक हो, फिर भी अच और हल की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। अतः अच ग्रहण की आवश्यकता क्या है? आप अच ग्रहण इसीलिए कर रहे हो ना कि कुमारी सेते में कहीं सवर्ण दीर्घ होकर के और यण होकर के कुमारियते प्रयोग न बन जाए, तो सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। सवर्ण दीर्घ इसलिए नहीं होगा कि दीर्घ शकार की सवर्ण संज्ञा ही नहीं होगी। जरूर सूत्र सवर्ण संज्ञा का निषेध कर देगा। अच और हल की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, सवर्ण संज्ञा नहीं होगी तो अका सवर्ण सूत्र कैसे प्रवृत्त होगा? अतः अच ग्रहणम किमर्थम, यह प्रश्न ज्यों का त्यों फिर बना रहा। अच ग्रहण आप इसलिए कर रहे थे कि कुमारी क्षेत्र में कहीं सवर्ण दीर्घ न हो जाए, तो वहां तो सवर्ण दीर्घ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ई और शकार की संज्ञा नहीं होती है। सूत्र के द्वारा अच और हल की सवर्ण संज्ञा का स्थान प्रयत्न एक होने पर भी सवर्ण संज्ञा का निषेध है। और तुल्यास्य प्रयत्न सूत्र जो सवर्ण संज्ञा करता है वह नाजलो सूत्र को देख करके ही सवर्ण संज्ञा करेगा। प्रकल्प चापवाद विषयम ततः उत्सर्गो अभिनिवेशते, ये हम संज्ञा प्रकरण में इस पर खूब चर्चा कर चुके हैं। तुल्यास्य प्रयत्न सवर्ण सूत्र जब सवर्ण संज्ञा करने जाएगा तो उससे पहले नाजलो सूत्र को पूछ लेगा कि आप किसका सवर्ण संज्ञा का निषेध कर रहे हैं। तो नाजलो सूत्र अपना फैसला सुना देगा कि भले ही स्थान प्रयत्न एक हो पर अच और हल कभी सवर्ण संज्ञक नहीं होंगे, तो अच और हल सवर्ण संज्ञक होंगे ही नहीं। तो अब यहां पर अका सवर्ण दीर्घ सूत्र में अच ग्रहण करने की जरूरत क्या है? अच ग्रहण इसलिए कर रहे थे आप कि कुमारी क्षेत्र में सवर्ण दीर्घ न हो जाए, तो सवर्ण दीर्घ तो होना नहीं है क्योंकि सवर्ण ही परे नहीं मिलेगा, अच और हल की सवर्ण संज्ञा होती नहीं है। फिर अच ग्रहण क्यों किया? यह प्रश्न यहां पर खड़ा हो गया। यह है प्रश्न। अब प्रश्न खड़ा हुआ है
पहले तो हम ऐसे ही चर्चा करके आपको बता रहे थे, पर अब यह प्रश्न अच्छी तरह से खड़ा हो गया कि वास्तव में अकस्वर्ण दीर्घ सूत्र में अच ग्रहण करने की या अचपद की अनुवृत्ति लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अकस्वर्ण इतना ही सूत्र रखिए, अक से सवर्ण पर में हो, चाहे अच हो चाहे हल हो, हल परे रहते तो सवर्ण संज्ञा होनी नहीं है, ना जलु सूत्र निषेध कर दे, तो अच परे रहते ही अक से परे मिलेगा। तो पुनः अच ग्रहण क्यों कर रहे हैं, यह प्रश्न यहां पर ज्यों का त्यों बना रहा। तो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दीक्षित जी लिखते हैं कि नाच झलाविधि सावर्ण निषेधस्तु न दीर्घ सकार्यो। नाजलो सूत्र जो है सवर्ण संज्ञा का जो निषेध करता है, वह दीर्घ ईकार और सकार की सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं करता। वह तो वर्ण समाम्नाय में पठित जो वर्ण है, अयुन में जो ई है, उस ई का ही सवर्ण संज्ञा का निषेध करेगा। जो दीर्घ ई है, दीर्घ ई तो वर्ण समाम्नाय में पड़ी नहीं है, तो उसका सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं करेगा। इसलिए पंक्ति को समझिए कि नाझनाविधि सावर्ण निषेधस्तु न दीर्घ सकारयो। अब यहाँ पर दीर्घ शब्द का प्रयोग किया, लेकिन गुरुजी चाहिए था। लेकिन गुरुजी इकार करने से तो 18 का भेद हो जाएगा ना, उसका ग्रहण तो हो जाएगा 18 का। नहीं होगा, नहीं होगा, वही बता रहे हैं हम आपको क्यों जी नहीं होगा। वो दीक्षित जी की समझ लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। पहले दीक्षित जी की पंक्ति समझिए, नाजनाविधि सावर्ण निषेधस्तु न दीर्घ सकारयो। यही तो लिख रहे हैं वो कि नाजलु नहीं होगा, दीर्घ इकार और शकार का स्वर्ण संज्ञा का निषेध नहीं होगा। क्यों? उसका उत्तर लिखा है उन्होंने आगे, क्योंकि ग्रहणक शास्त्र जो है, जो सवर्ण का जो दीर्घ का ग्रहण कराने वाला सूत्र है सवर्ण से प्रत्यय, ग्रहणक शास्त्र से सावर्ण विधि निषेधाभ्याम प्राक अनिष्पत्ते। ग्रहणक शास्त्र कौन है? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। वह अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सावर्ण विधि और निषेध, सावर्ण विधि और सावर्ण निषेध की स्थिति से पहले है ही नहीं। मतलब से चा प्रत्यय सूत्र नाझलों के समय में और तुल्यास्य प्रत्यय सर्वणम के समय में है ही नहीं। क्योंकि आपको मैंने बताया था संज्ञा प्रकरण में कि पंचधा महावाक्य होते हैं, वर्णानाम उपदेशस्था, तदुत्तर काला संज्ञा, तदुत्तर काला प्रत्याहार संज्ञा और तदुत्तर काला सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा के बाद, सवर्ण संज्ञा से पहले आपको नाजलु सूत्र को समझना होगा, उसके बाद ही सवर्ण संज्ञा होती है। क्योंकि अपवाद को पहले लेता है सामान्य सूत्र, सर्व सूत्र है सवर्ण संज्ञा करने वाला, और उसका नाजलु सूत्र के बारे में वह पहले ही निर्णय कर लेगा। उसके बाद जाकर के जब वो बता देगा कि अच और हल के भले ही स्थान प्रयत्न हो तो भी सवर्ण संज्ञा नहीं होनी है, तब जाकर के तुल्या से प्रयत्न सर्वण सूत्र का अर्थ होता है कि अच और हल से भिन्न स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न और स्थान जिनके तुल्य हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है, ऐसा उस सूत्र का अर्थ होता है। तब तक सवर्ण ग्रहण कराने वाला जो सूत्र है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय आया ही नहीं। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय बाद में आता है। सवर्ण संज्ञा, क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में सवर्ण से लिखा हुआ है। सवर्ण से तो पहले सवर्ण से का तो पता लगे, तब तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र का अर्थबोध होगा। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र का अर्थबोध तब तक नहीं होगा जब तक उस सूत्र घटक जो सवर्णस्य पद है उस सवर्णस्य का बोध नहीं हो जाएगा। उस सवर्ण का बोध कब होगा? जब तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र का अर्थबोध होगा। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र का अर्थबोध कब होगा? जब नाजर सूत्र का अर्थबोध हो जाएगा। और नाजर सूत्र में अच और हल की सवर्ण संज्ञा का निषेध किया गया है। अच और हल का मतलब है, अच का मतलब वर्ण समाम्नाय में पड़े हुए जो वर्ण है अ ई उ, न कि दीर्घ इत्यादि। दीर्घ इत्यादि
भले ही भेद उसके हैं, पर उसका ग्रहण तब तक नहीं होगा जब तक अनुदित श्रवण से चा प्रत्यय से ग्रहण नहीं कराया जाए। अतः यह बात यहाँ ध्यान रखने लायक है। राजेश जी को आपको विशेष जी रूप से जी यह सोचना होगा कि जी जी जो श्रवण संज्ञा का निषेध है वह वर्ण समाम्नाय में पठित जो वर्ण है वहां अच प्रत्याहार है और हल हल प्रत्याहार है। नाजलू में अच और हल की श्रवण संज्ञा का निषेध कर रहा है। वहां जी कोई भी सवर्ण ग्राह्य ही नहीं है, वहां दीर्घ इत्यादि वर्ण ही नहीं है। तो उस समय नाजलु सूत्र से श्रवण संज्ञा का जो निषेध होगा वह वर्ण समाम्नाय में पठित शब्दों का ही, वर्ण समाम्नाय में पठित अक्षरों की ही श्रवण संज्ञा का निषेध होगा। अब ईकार जो है वह वर्ण समाम्नाय में तो पढ़ा नहीं है, दीर्घ ईकार तो अनुदित श्रवण से चा प्रत्यय के द्वारा गृहीत होता है और वह जी अनुदित श्रवण से चा प्रत्यय सूत्र से है ही नहीं। अनुदित श्रवण से चा प्रत्यय सूत्र का अर्थबोध तब होगा जब अनुदित श्रवण से चा प्रत्यय सूत्र में घटित घटक अवयव रूप में सवर्णस्य पद का बोध होगा। सवर्णस्य पद का बोध कब होगा? जब तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र का अर्थबोध होगा। तुल्यास्य सवर्णम सूत्र का अर्थबोध कब होगा? जब नाचरम सूत्र का अर्थबोध होगा। तो इस तरह से उससे पहले तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र से पहले अनुदित श्रवण से चा प्रत्यय सूत्र है ही नहीं, तो सवर्ण का ग्रहण कराएगा ही नहीं, तो ई से ई का बोध ही नहीं होगा। तो ई का और शकार का, ईकार और शकार की सवर्ण संज्ञा का निषेध कैसे करेगा नाजलु सूत्र? अतः सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं होगा, सवर्ण संज्ञा होगी। जी अरे निषेध सवर्ण संज्ञा का निषेध, तो अब यहाँ पर सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं होगा। स्थान और प्रयत्न जिनके एक है उनकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो ईकार और शकार का स्थान भी एक है तालु और भी एक है विपरीत, तो दोनों के विपरीत और तालु स्थान एक होने के कारण यहाँ सवर्ण संज्ञा होने लगेगी और सवर्ण संज्ञा होने लगेगी तो अकस्मणी दीर्घ से दीर्घ होने लगेगा। उस दीर्घ को रोकने के लिए इकोनिचय सूत्र से अच पद की अनुवृत्ति लाएंगे। अच पद की अनुवृत्ति लाएंगे भले ही सवर्ण संज्ञा हो रही हो, उस सूत्र का अर्थ ही हो जाएगा कि अक्ष से सवर्ण पर में अच होना चाहिए, या अच पर में नहीं है, सकार अच प्रत्याहार में नहीं आता, अतः यहाँ सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। तो आपको मालूम पड़ा कि किस तरह से यहाँ अच पद की अनुवृत्ति की सार्थकता दिखाई गई है। जी करके यहाँ कुमारी क्षेत्र यह प्रयोग लाया गया है ताकि एकोनिचय सूत्र से होने वाली जो अच पद की अनुवृत्ति है उस अनुवृत्ति का सही तरह से जा सके। तो प्रत्युदाहरण में अच की इसका आपने अर्थ यहाँ समझा। अब यहाँ पर एक बात समझिए, यह बात संज्ञा प्रकरण में भी आई है। नाझ्यनाविद सावर्ण निषेधो यद्यप्याक्षर समाम्नायिका नामेव तथापि हकार सवर्णः तत्राकारस्यापि प्रश्लिष्टत्वात्। यह बात संज्ञा प्रकरण में आ चुकी है। तेन विश्वपापि इत्यत्र होरति दत्तुम न भवति। वहां की उस पंक्ति को समझिए। मैं आपको यहाँ एक बात समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं उस पंक्ति को, संज्ञा प्रकरण वाली पंक्ति को बार बार उठा करके ला रहा हूं कि यह बात कुमारी क्षेत्र में यहाँ जो दीक्षित जी ने पुनः स्मरण दिलाया कि नाथ जलाविधि सावर्ण निषेधस्तु न सकारयोः ग्रहणक शास्त्र से सावर्ण निषेधाभ्याम प्राग निष्पत्ते। यह पंक्ति पुनः यहाँ पर क्यों लिखी? और इसका निर्णय तो हम संज्ञा प्रकरण में पहले ही कर चुके हैं, जहां वहां उन्होंने स्वयं पंक्ति लिखी है कि सावर्ण नाजनाविद सावर्ण निषेधस्तु अक्षर समाम्नायिका नामेव नाजनाविद सावर्ण निषेध अक्षर समाम्नायिका नामेव। अक्षर सवर्ण उनमें उन्हीं वर्णों की ही सवर्ण संज्ञा का निषेध होता है उस सूत्र से। तो उन्होंने यह पंक्ति वहां लिखी हुई है पहले से ही। तो नाजनाविद सावर्ण निषेधो यद्यप्याक्षर समाम्नायिका नामेव तथापि हकारस्य आकारो न सवर्णः। वो कहते हैं कि हकार और आकार, दीर्घ आकार और हकार की सवर्ण संज्ञा का निषेध नाजलु सूत्र नहीं कर सकता, क्योंकि वहां अच और हल्की सवर्ण संज्ञा का ही निषेध नहीं है, अपितु आकार से तो अच आज
और आच हलच यदि आज जलो न आज जलो यदि ना जलो, इस तरह का हमने आपको वहां अर्थ बतलाया था। आकार का भी, आकार और हकार की सवर्ण संज्ञा दीर्घ आकार वर्ण संभावनाएं में पढ़ा नहीं है, इसलिए आकार और हकार की सवर्ण संज्ञा होने लगेगी और विश्वकाभी में होने से हको ढ होने लगेगा। तब क्या करें, तो वहां पर ग्रंथकार वहां प्रश्लेष करते हैं आकार का कि भैया आकार का भी सवर्ण संज्ञा का निषेध हो, अच और हल्की की सवर्ण संज्ञा का निषेध ना हो, अपितु आकार की भी सवर्ण संज्ञा का निषेध हो। तो वहां प्रश्लेष करके अर्थ निकालते हैं। अब वहां तो आपने प्रश्लेष करके अर्थ निकाल लिया। अब यहाँ कुमारी क्षेत्र में क्या करेंगे, वहां कोई ईकार का प्रश्लेष तो किया नहीं किया गया है, ध्यान देना। जी नाजरो जी जी गुरु जी। का जो निषेध होता है, नाजलो जी वो आकार का, अच का और हल्का सवर्ण संज्ञा का निषेध होता है। दीर्घ ईकार के सवर्ण संज्ञा का निषेध तो नहीं करता है। दीर्घ ईकार और सार की सवर्ण संज्ञा तो होने लगेगी। उस सवर्ण संज्ञा होने पर अब यहाँ पर कुमारी सेते में अकस सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा और फिर त्रिकोणिची से यण हो जाएगा। कुमारी सेते न बनकर कुमारी एते प्रयोग होने लगेगा। उस प्रयोग को रोकने के लिए त्रिकोणिची सूत्र में अच पद की ग्रहण की आवश्यकता है। वहां से हम त्रिकोणिची सूत्र से अच पद की अनुवृत्ति ले आएंगे। भले ही यहाँ पर सवर्ण संज्ञा हो रही है, पर सूत्र का जब अर्थ यह हो जाएगा कि अक्ष से सवर्ण अच पर में हो, तो सेते का जो सकार है वो अच पर में नहीं है। अतः यहाँ पर सवर्ण संज्ञा का कोई औचित्य होते हुए भी, सवर्ण संज्ञा होते हुए भी, ईकार और शकार की सवर्ण संज्ञा होते हुए भी सकार अच प्रत्याहार में नहीं आता, अतः अच परे नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर दीर्घ नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर अच पद की आवश्यकता है। कितने जोर शोर से अच पद की आवश्यकता को यहाँ दिखला रहे हैं। अब देखना, यही ग्रंथकार आगे कह देंगे कि अच पद की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको बताते हैं, पहले आप ध्यान रखो कि अच पद की आवश्यकता को कितने जोर शोर से बतलाया। यदि इस सूत्र में अच ग्रहण नहीं करेंगे तो कुमारी क्षेत्र में दीर्घ होने लगेगा और अनिष्ट प्रयोग की कल्पना होने लगेगी। इसलिए अच ग्रहण की आवश्यकता है। यहाँ पर एक बात और ये समझनी थी आपको कि आकार का प्रश्लेष किया गया, वह जो आकार है ना, वह वास्तव में उपलक्षक है। जी दीर्घ पुलुत का भी, दीर्घ का जी भी, जी और केवल आकार का ही नहीं, अपितु ईकार और उकार का भी, सबका उपलक्षक है। इसीलिए सवर्ण संज्ञा का निषेध जैसे वहां किया गया है, अच और हल्की सवर्ण संज्ञा का निषेध होता है, और आकार और हकार की, आकार और हल वर्ण की भी सवर्ण संज्ञा का निषेध किया गया है। तो वह आकार वास्तव में वह दीर्घ और पुलुत का उपलक्षक है। ये दीर्घ कोई भी हो, ईकार हो चाहे उकार हो, तो उपलक्षण मान लेंगे तब तो हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बस यही बात समझाना है। जी यही बात समझाना है कि नाट्य में आकार का प्रश्लेष ये तो कल्पना कर दी गई है, पर वास्तव में वह आकार का प्रश्लेष एक बार इसलिए किया गया है ताकि वह दीर्घ और प्लुत तभी आकार का ही नहीं, ईकार का उनकी भी सवर्ण संज्ञा के निषेध का वह उपलक्षक है। इसका मतलब ही यही है कि स्वबोधकत्व सति स्वेतर बोधकत्व, बोधकत्वम उपलक्षणम होगा और ईकार की सवर्ण संज्ञा का निषेध होगा, उकार की सवर्ण संज्ञा का निषेध होगा। न केवल दीर्घ का निषेध होगा, अपितु पुलुत का भी निषेध होगा। ये बातें सब हम आगे आने वाली हैं आपकी समय में। पुलुत संज्ञा का प्रकरण आएगा, जब आप प्रकृति भाव पढ़ेंगे तब हम बतलाएंगे आपको कि किस तरह से ये नाजलु सूत्र में ये आकार का प्रश्लेष किन किन का उपलक्षक है, किस तरह से और सवर्ण संज्ञाओं का निषेध करना है, उसको केवल
आकार और हकार की सवर्ण संज्ञा का ही निषेध करने के लिए वहां आकार का प्रश्लेष नहीं है। तो ये जी। बातें हमको अच्छी तरह से समझनी होगी। ये बात आप नब्ज पकड़ लीजिए, ये स्वभाव पकड़ लीजिए, सूत्रों का प्रकृति और स्वभाव, व्याकरण का स्वभाव पकड़ लीजिए, और इस ग्रंथकार की प्रतिपादन की शैली का स्वभाव पकड़ लीजिए। ये ग्रंथकार पुनः लिंगावलोकन करते हैं। वहां यहाँ कुमारी शेते ऐसा प्रयोग दे करके वो विश्वाभी का स्मरण कराना चाहते हैं, वो नाझलो सूत्र का स्मरण कराना चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी कहीं सो तो नहीं गया, जी। वह करके और वहीं सारी बात भूल तो नहीं गया। इस तरह से जानबूझ करके वो उदाहरण लेकर के आते हैं ताकि विद्यार्थी को पूर्व की सारी बातें स्मरण बनी रहें, और उसी प्रकार से वो उदाहरण दे करके करते हैं। अब आप देखिए, यही ग्रंथकार आगे कहेंगे कि ठीक है, अच ग्रहण की सार्थकता तो हमने बहुत ही जोर शोर से बतला दी। अब यहाँ अक ग्रहण करने की क्या जरूरत है? सवर्णेची ऐसा ही सूत्र रहने दीजिए, अच की निवृत्ति आ जाएगी, सवर्णे दीर्घा यही सूत्र रहने दीजिए। तो अर्थ निकलेगा कि सवर्ण अच पर में हो, इसका मतलब पूर्व में जो होगा वो सवर्ण सवर्ण अच्छी अच होगा। हो जाएगा। हाँ, जी, सवर्ण अच अच हो का जाएगा। स्वर्ण अच्छी होगा। करने की क्या जरूरत है? तो अक ग्रहण नहीं करेंगे तो लिख रहे हैं हरे। अब हरे प्रयोग बनाना है, तो हरे प्रयोग को आप देखिए। राजेश जी अपना माइक म्यूट कर दीजिए क्योंकि आवाज आ जाती है। तो ध्यान दीजिए कि अका किम हरे, हरे में क्या है कि हरे अग्रे ए, ऐसी स्थिति में हरे अग्रे ए। अब यहाँ पर अक ग्रहण नहीं करेंगे तो अच से सवर्ण अच पर में रहते पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ का आदेश होता है, तो हरे अग्रे ए में यहाँ एचो यवायव सूत्र नहीं प्राप्त होगा, एचो यवायव सूत्र नहीं लिख पाएगा। अब तो यहाँ पर दीर्घ होने लगेगा, और जब हम अक ग्रहण कर लेंगे तो अक प्रत्याहार में ए नहीं आता, अक से सवर्ण अच पर में हो तभी दीर्घ हो। अब यहाँ ग्रंथकार अका पद की भी सार्थकता और अच पद की भी सार्थकता, इन दोनों पदों की सार्थकता बतलाने के बाद अब ग्रंथकार बहुत बढ़िया कहते हैं कि यदि ऐसी ही बात है, अक की भी जरूरत है और अच की भी जरूरत है, तो सूत्रकार भगवान पाणिनि को यहाँ पर सवर्णे पद की क्या जरूरत है? सवर्णे पद सवर्णेति किमर्थम, अकः अचि दीर्घः, सवर्ण की क्या जरूरत है? तो कहते हैं सवर्ण नहीं करेंगे तो असवर्ण में होने लगेगा। देखो असवर्ण साकल्य से ह्रस्व आने वाला है आगे, गौरी अग्रे औ गौर्यौ, तो यहां पर भी दीर्घ होने लगेगा इस सवर्ण नहीं करेंगे तो। अक से अच परे रहते इतना ही अर्थ करेंगे तो गौरी अग्रे औ है, गौर्यौ प्रयोग बनाते हैं, या सुधी अग्रे उपास्य ले लीजिए, सुधी अग्रे उपास्य अक से अच परे रहते दीर्घ होता है। यदि सवर्ण पद नहीं करेंगे तो सुधी उपास्य में चला जाएगा, और अका सुवर्ण दीर्घ सूत्र अपवाद है, देखो ऋचि का अपवाद है ये सूत्र, अतः वह शुद्धि उपास्य में यण ही नहीं होने देगा। तो इसलिए सवर्ण पद की भी आवश्यकता है, अक से सवर्ण अच पर में होना चाहिए। शुद्धि उपास्य में अक से अच पर में तो है पर सवर्ण पर में नहीं है, गौरियु में भी ऐसी ही स्थिति है, इसलिए सवर्ण पद की भी आवश्यकता है। अच्छा चलो मान लिया अका सवर्णे दीर्घा, इस सूत्र के प्रत्येक पद का हमने कर लिया। अच पद की अनुवृत्ति क्यों ला रहे हो, अक पद क्यों दे रहे हो, और सवर्ण पद क्यों दे रहे हो, इन सब की व्याख्या कर ली। तब जाकर के ग्रंथकार आगे लिखते हैं अको की दीर्घ इत्येव श्रुतम। अब आप देखिए फिर कहते हैं वो कि फिर भी यदि आपको यही अभीष्ट है कि अक से सवर्ण अच पर में हो तो अक से सवर्ण अच परे अक ही मिलेगा, अक से सवर्ण अच परे रहते अक ही मिलेगा। तो फिर छोटा सा सूत्र बना देना चाहिए, अको की दीर्घा, अक से अक पर में हो तो दीर्घ हो, तो कहते हैं तो भी गड़बड़ हो जाएगा। अको की दीर्घा यह सूत्र बनाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, शुद्धि उपास्य में फिर नहीं होगा क्योंकि अक से अक पर में है, शुद्धि अग्रे उपास्य। अब आप देख लीजिए दधि अग्रे अत्र
मधु अग्रे अत्र, दधि अग्रे अरिहि, मधु अग्रे अरिहि। अब यहां पर सब जगह अक से अक पर मिल जाएगा। सुधी अग्रे उपास्य में भी अक से अक पर में है, सुधी का ई जो है और उपास्य का ऊ है वह भी अक है, तो अक से अक पर मिल जाएगा। यदि अको की दीर्घ यही सूत्र बनाते हैं तो भी समस्या खड़ी हो जाएगी। शुद्धि उपास्य में दीर्घ होने लगेगा, यण नहीं होगा। यदि अको की दीर्घ इतने सूचम, अब देखिए तो वहां पर ग्रंथकार की ओर से यहाँ हम व्याख्याकार लोग वकालत करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, शुद्धि उपास्य में तो दीर्घ नहीं होगा, अको की दीर्घ यह सूत्र बनाने पर भी शुद्धि उपास्य में तो दीर्घ नहीं होगा। कहते क्यों नहीं दीर्घ होगा, आपने सवर्ण पद तो रखा नहीं। तो कहा यहाँ यथासंख्य मनोदेशा समानाम परिभाषा को ले आएंगे। देखना ध्यान से सुनना कि अको की दीर्घ में यहां पर हम क्या करेंगे कि यथासंख्य मनोदेशा समानाम इस परिभाषा को ले आएंगे और अब कर देंगे कि भाई अक भी पूर्व में अक है वो 5 है, अ ई उ री, और बाद में जो अच है वह भी 5 है, अ ई उ री। तो सम संबंधी विधि यथासंख्य अनुदेश, अनुदेश जो होता है यथासंख्यम अनुदेश केसाम समानाम, सम संबंधी माने कार्य का अनुभव करने वाले और कार्य में निमित्त बनने वाले। तो एक अक तो कार्य का अनुभव करेगा और दूसरा अक जो है कार्य में निमित्त बनेगा, तो और दोनों के स्थान पर एक आदेश होना है। तो हम यहाँ पर अको की दीर्घ इस सूत्र में यथासंख्य मुद्दे से समानाम परिभाषा को लगा करके और हम अर्थ निकाल लेंगे कि अ से अ पर में हो, ई से ई पर में हो, उ से ऊ पर में हो, और री से री पर में हो, और ली से ली पर में हो, तो पूर्व वर्ग के स्थान पर सवर्ण दीर्घ होता है। अब आ जाओ शुद्धि उपास्य में। शुद्धि अग्रे उपास्य यहाँ पर ई से ई पर में नहीं है, यहाँ तो ई से ऊ पर में है, अतः यहाँ पर दीर्घ नहीं होगा। तद्यत्र में भी दीर्घ नहीं होगा, मधु अग्रे अरि में मध्वरी में भी दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर यथासंख्य मध्य से समानाम परिभाषा लगा देंगे। तो पाणिनि जी को यही सूत्र बनाना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं ग्रंथकार कि अको की दीर्घ इति एव, एव एव कह रहे हैं, एव माने ही, यह ही सूत्र कहना चाहिए। एवकार जो है अन्य योग विच्छेदक है, तो अको की दीर्घ यही सूत्र बनाना चाहिए, न कि अकस्वर्णे दीर्घ। अब आप देखिए यहां पर समस्या खड़ी होगी ना, जब ऋषि के सूत्रों पर हमें अपनी बुद्धि से विशेष रूप से आक्षेप नहीं करना चाहिए। आपने यथासंख्य मध्य से समानाम परिभाषा भी लगा ली, फिर भी समस्या खड़ी होगी। फिर भी समस्या खड़ी क्या होगी, होत्री कार्य प्रयोग नहीं बनेगा। होत्री कार्य प्रयोग नहीं बनेगा, अको की पर भी होत्री कार्य प्रयोग इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि री और री की सवर्ण संज्ञा होती है। ध्यान देना, अब री से री का बोध हो जाएगा और री से री का बोध हो जाएगा, तो समानाम कहाँ रहा, समानाम अनुदेश कहाँ रहा। होत्री कारक की संधि विच्छेद क्या होती है, होत्री अग्रे ऋकार। आपने परिभाषा लगा रखी है यथासंख्य मुद्दे से समानाम, तो अ से अ पर में हो, ई पर में हो, उ से ऊ पर में हो, यहां तक तो काम चल जाएगा। पर री से री पर में हो और री से ली पर में हो, देखना अब होत्री कारक का जब संधि विच्छेद करने जाते हैं तो होत्री अग्रे ऋकारः या होत्री अग्रे ऋकारः, होत्रीकारः और होत्रीकारः दोनों प्रयोग बनाए जाते हैं। तो होत्री अग्रे ऋकारः बनाएंगे तो वहां विग्रह क्या करोगे, ऋकार पर रहते अलग संधि विच्छेद क्या करोगे, होत्री अग्रे ऋकारः कि हो, और वहां होता क्या है, श्वास होतु ऋकारः इति होत्रीकारः,
तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो होत्री शब्द तो री का वाचक, होत्री अग्र ऋकार है, तो वहां यहाँ यथासंख्य लगेगा कैसे? क्योंकि ऋकार से पूरे ऋकार चाहिए, यहाँ ऋकार से पूरे ऋकार। अतः अको की दीर्घ इत्येव सुवचम कहा, ये नहीं कहा कि अकस्वर्ण दीर्घ को हटा दो और अको की दीर्घ सूत्र बना दो, ऐसा कहना चाहिए। गुरुदेव ये कह रहे थे कि रिलरी वर्णियोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम ये अनित्य है, तो उससे काम चल जाता है। नहीं देखिए, रिलरी वर्णियोर सूत्र आप रिलरिक में री और री का अलग अलग पाठ होने के सामर्थ्य से यह सवर्ण संज्ञा अनित्य है, इससे काम नहीं चलेगा। और अनित्य भी कर दिया आपने तो और समस्या खड़ी हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा ही नहीं होगी तो और समस्या खड़ी होगी आगे। तो इसलिए अको की दीर्घ इत्येव सुवचम, यह जो दीक्षित जी ने अकस्वर्ण दीर्घ के स्थान पर जो दिया, इन्होंने केवल सुझाव दिया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूं उसी दीर्घ सूत्र का खंडन नहीं किया, उन्होंने केवल अपना सुझाव दिया कि अक से सवर्ण अक से अक पर में हो तो दीर्घ होता है। और आप देखिए ये समस्या आती है कि होत्री कार्य प्रयोग की समस्या आएगी। अच्छा, इसके बारे में भी वार्तिककार का भी आगे वार्तिकें आने वाली हैं, एक दो वार्तिकें आ रही हैं उनका। और दूसरी बात है, एक सूत्र आने वाला है ऋतिका, पाणिनि के सूत्र से विरोध हो जाएगा। रित परे रहते होत्री अग्रे ऋकारा बनाएंगे, होत्री अग्रे ऋकारा बनाएंगे तो ऋतिका से जो प्रतिभाव की स्थिति है उसको कौन रोकेगा? दीर्घ कैसे कर लोगे आप? वहां तो दीर्घ का वहां तो प्रतिभाव करने वाला सूत्र बैठा हुआ है, वहां वो भी समस्या आएगी। तो ये सारी समस्याएं जो कि क्यों बनी रहेंगी। अतः ऋषि पाणिनि ने जो सूत्र बनाया है अकस्वर्ण दीर्घ, वो बहुत सोच समझ करके बनाया है। और अच की सार्थकता और अक पद की सार्थकता और सवर्ण पद की सार्थकता को हम अच्छी तरह से जोर शोर से हम प्रतिपादित कर चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जैसा पाणिनि ने सूत्र बनाया है वही व्यवस्था ठीक है, अको की दीर्घ से भी काम हम नहीं चला पाएंगे। क्योंकि आप अको की दीर्घ सूत्र बनाओगे तो ऐतिहासिक मध्य से समान परिभाषा लाओगे, अको की परिभाषा फिट बनेगी नहीं। री और री में सवर्ण संज्ञा का हो जाने के कारण कहीं री से री का बोध हो जाएगा, कहीं री से री का बोध हो जाएगा। तो समान का समानाम अनुदेशा होती था संजम, जो समान नहीं है वहां समस्या खड़ी होगी। अतः अको की दीर्घ सुवचम, ये केवल सुवचम है। ग्रंथकार यहाँ सुवचम कह रहे हैं कि ऐसा सुझाव दिया कि इस प्रकार का बना सकते हैं, पर ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा कि यही होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ ग्रंथ लगाया, ग्रंथ की जो मूल पंक्ति है वो हमने लगाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। दो वार्तिकें आ रही हैं, ऋति सवर्णे रीवा और लृति सवर्णे रीवा। इन दोनों वार्तिकों का खंडन हो प्रत्याख्यान कर दिया भाष्यकार ने, आवश्यकता नहीं है। पर चूंकि ग्रंथकार ने सिद्धांत कौमुदी मूल में लिखा है, अतः इसका अर्थ समझ लीजिए कि रित परे रहते, रित सवर्ण री परे रहते वहां री ही होगा, मतलब दीर्घ नहीं होगा, ध्यान देना। तो एक बार तो होत्रिकारः, ये जो री है छोटा वाला री, ह्रस्व री जिसे बोलते हैं, वह री, मैंने हिंदी भाषा में इसको छोटा री कह दिया आपको, पर इसको व्याकरण की शास्त्रीय भाषा में वहां उन्होंने लिखा है कि रीति परे रीति सवर्णे री वा, वा माने विकल्प से, विकल्प से मतलब एक बार ह्रस्व रूप भी रहेगा, होत्रिकार भी बनेगा और एक बार होत्रिकारः दीर्घ हो जाएगा। यही बात लृति सवर्णे लृवा होत्रिकारः, तो होत्रिकारः प्रयोग भी बनेगा ह्रस्व लृकार वाला। और पक्षे ऋकार सावर्ण्यात लृ दीर्घ होता नहीं है, री ही दीर्घ होता है। री और लृ को दोनों को दीर्घ करने जाएंगे तो री ही होगा। भाष्यकार का प्रयोग है होत्रिकारः, वो दीर्घ नहीं करते हैं, इसलिए मानते हैं कि लृ दीर्घ होता ही नहीं है, तो होत्रिकारः प्रयोग बन जाता है।
अब इस पर क्या लिखते हैं ग्रंथकार की पंक्ति और पढ़ लेते हैं आगे कि इन दोनों वार्तिकों के बारे में रीति रीवा गुरुजी गुरुजी एक जिज्ञासा है। गुरुजी एक जिज्ञासा है। तो मान लीजिए मेरा समक्ष में हुत्रीकार पद आया, हुत्रीकार पद आया, तो मान लीजिए हुत्री जो तो रिकार है ना लिकार है, वो कैसे हम निर्णय लेंगे? मान लीजिए मैं बोलेंगे वो रिकार था, वो बोलेगा ना ना वो रिकार नहीं वो लीकार था। ये समस्या समझा क्या बोला? मान लीजिए जो विवादास्पद तो विवाद तो रहेगा ही ना। हाँ, चर्चा करेंगे। आगे वो पंक्ति देख लीजिए, आपकी चर्चा बस प्रश्नकाल ही प्रारंभ होगा। अब वो पंक्ति हम बांच लेते हैं कि रीति रीवा इति उहेत्रापि विधेयम वर्णद्वयम द्विमात्रम। जो रीति रीवा में री और री को री हो तो उसमें जो विधेय जो री है वह वर्णद्वयम द्विमात्रम, दो मात्रिक ही रहेगा। आद्यस्य मध्य द्वौ रेफौ तयो रेखा मात्रा और अभितो अजभक्ते रपरा। दरअसल क्या है, पाणिनि व्याकरण से पहले की स्थिति को थोड़ा सा समझाना चाहते हैं कि री का जो लेखन होता था उसमें दो र होते थे और एक अजभक्ति होती थी। अजभक्ति माने उसको इस तरह से लिखते थे कि जैसे वो सिख लोग अपने यहाँ ओम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो ओम को चारों तरफ घुमा देते हैं री लिखने के बाद, और उसके पीछे पूरा चारों तरफ से गोलाकार बना करके उसी को अजभक्ति कहते हैं। तो अभितः जो अजभक्ति है उस अजभक्ति को की एक मात्रा हो गई और दो र बना दिए तो उसकी दो र है तो एक र की आधी मात्रा, दो र की एक मात्रा उसकी दो व्यंजनों को मिला करके एक मात्रा हो गई और अजभक्ति की एक मात्रा हो गई। इस तरह से द्विमात्रिक री माना जाता है। द्विमात्रिक का मतलब दीर्घ, वही लिख रहे हैं कि आद्य से तु मध्य दो रेफौ तयो रेखा मात्रा और अभितो अजभक्ते रपरा। ऐसे ही देखो, द्वितीय से तु मध्य दो लकारो और अभितो अजभक्ति, री में भी अजभक्ति होती है। तो इस तरह से यह उभयत्रापि, आगे देखो पंक्ति लिखी हुई है, यह उभयत्रापि ऋत्विकः इति पाक्षिकः प्रकृतिभावो वक्ष्यते। यह पंक्ति यह कह रही है कि ऋत्विका से प्रतिभाव भी यहाँ होता है, पाक्षिक प्रतिभाव भी होता है। माने दीर्घ नहीं होने देंगे हम, ह्रस्व भी नहीं होने देंगे, दीर्घ भी नहीं होने देंगे, ज्यों का त्यों रहेगा। होत्री ऋकार है यह भी प्रयोग बनेगा। जो भट्टाचार्य जी का प्रश्न था उस प्रश्न के बारे में हम चल रहे हैं, अब उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि होत्री अग्रे ऋकार है यह प्रयोग भी रहेगा और होत्रिकार है यह भी रहेगा और होत्रीकार है यह भी रहेगा। तीन प्रयोग बनेंगे और इन दोनों पार्थिकों का भाष्यकार प्रत्याख्यान कर देते हैं। भाष्यकार के मत में होत्रीकार है एक ही प्रयोग बनता है। ध्यान देना, भाष्यकार ने इन दोनों वार्तिकों का प्रत्याख्यान कर दिया, ये सब कुछ नहीं है, न तो रित सवर्ण रीवा है न लित सवर्ण रीवा है, ये कोई वार्तिक नहीं है और एक ही प्रयोग मानते हैं वो दीर्घ घटित होत्रीकारः। अतः अब यहाँ किसी प्रकार का, जैसा कि भट्टाचार्य जी का प्रश्न है, अब इस प्रकार के प्रश्न का कोई अवसर नहीं रह जाता। आज ग्रंथ ही पूर्ण करते हैं। ये सवर्ण दीर्घ संधि का प्रकरण पूरा हो गया और कल हम पररूप संधि का पूरा बता करके आज संधि प्रकरण पूरा कर देंगे। तो अब आपको प्रश्न के लिए आमंत्रित करते हैं। आपके अब प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, वो अब आप कर लीजिए। अब कोई प्रश्न है?